जी, अब हमने जो चैप्टर डिस्कस करना दैट इज़ चैप्टर नंबर 8 प्री टर्म लेबर। प्री टर्म लेबर का उसने डेफिनेशन बताई है सबसे पहले कि इट इज़ द ऑनसेट ऑफ लेबर बिफोर 37 वीक जेस्टेशन। मतलब 37 वीक से 41 वीक प्लस 6 डेज तक जो है ना वो टाइम जो होता है ना वो टर्म का टाइम होता है। अगर उससे पहले 37 वीक से पहले होगा तो वो प्री टर्म है, और अगर उसके बाद होगा 42 वीक्स या उसके बाद वो पोस्ट टर्म है। ठीक है, तो प्री टर्म क्या है कि बिफोर 37 वीक जेस्टेशन। और अब हम देखेंगे कि प्री टर्म लेबर जो है वो फर्दर प्री टर्म डिलीवरी कॉज कर सकती है, और इसी तरह से अगर प्री मेच्योर प्री लेबर रप्चर हो रहा है मेम्ब्रेन का तो वो भी प्री टर्म डिलीवरी कॉज कर सकता है। यानी प्री टर्म डिलीवरी जो है प्री टर्म लेबर की वजह से भी हो सकती है, और प्री लेबर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन की वजह से भी हो सकती है। अच्छा, आगे जो है वो आपने नेक्स्ट जो पैराग्राफ वो एपिडेमियोलॉजी से करना है कि 15 मिलियन जो है वो बेबीज बोर्न हो रहे हैं प्री टर्म एवरी ईयर वर्ल्ड वाइड। उनमें से 1.1 मिलियन जो है उनकी डेथ हो जाती है, और जो बच जाते हैं उनमें से भी बहुत सारों को लाइफ लॉन्ग डिसेबिलिटी के साथ जीना पड़ता है। ठीक है, अच्छा, अब वो आगे बता रहा है कि वो बता रहा है कि प्री टर्म डिलीवरी की ना हमने कैटेगरीज बना ली। मतलब हम टर्म से पहले हमें क्यों डिलीवर करना पड़ा, उसका एक कॉज तो जैसे भी हमने कहा कि स्पॉन्टेनियस प्री टर्म लेबर हो सकती है कि 37 वीक से पहले ही लेबर स्टार्ट हो गई, तो उस केस में हम उसको इनहिबिट करने की तो कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ केसेस में डिलीवरी हो जाती है। ठीक है, प्री टर्म लेबर की वजह से। दूसरा, अगर प्री लेबर प्री मेच्योर रप्चर हो गया मेम्ब्रेन का, तब भी फिर डिलीवरी हो जाती है कुछ केसेस में। और अगर कुछ मैटरनल या फीटल इंडिकेशन ऐसी होती हैं, कुछ डिजीज ऐसी होती हैं जैसे प्री क्लैम्पशिया है, जैसे फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन है, या मैटरनल कोई कार्डियक या रीनल इशू ऐसा है कि आपको जो है वो प्री टर्म डिलीवरी करवानी पड़ी है। तो प्री टर्म डिलीवरी की ये 3 मेन जो है ना ये आपने कॉजेज याद रखने हैं कि स्पॉन्टेनियस प्री टर्म लेबर, यहाँ रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन हो गया। ठीक है, प्री मेच्योर प्री लेबर, और यहाँ क्या हो गया कि कोई मैटरनल या फीटल इंडिकेशन थी जिस केस में खुद से जो है ना ये सजेस्ट किया जाता है कि प्री टर्म डिलीवरी करवाई जाए। अब अगर इनको मैं परसेंटेज के हिसाब से बताऊँ तो 50% जो प्री टर्म डिलीवरी होती है ना वो स्पॉन्टेनियस प्री टर्म लेबर की वजह से होती है, और जो 25% है वो होती है मैटरनल या फीटल इंडिकेशन की वजह से जो डॉक्टर सजेस्ट करता है, और जो 25% है वो होती है प्री मेच्योर प्री लेबर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन की वजह से। तो इस तरह से आपने इसकी कैटेगरीज विद परसेंटेज याद रखनी है, ये पूछी जा सकती है। अब प्रीटर्म डिलीवरी का जो रिस्क है वो ज़्यादा होता है टीन एजेस में, मतलब जो टीन एज की वुमेन है और यहाँ बहुत एडवांस्ड एज है, मटर्नल एज है, इन दोनों केसेस में जो है वो इसका रिस्क ज़्यादा होता है। और फर्स्ट प्रेगनेंसी में भी रिस्क जो है वो प्रीटर्म डिलीवरी का ज़्यादा होता है। फिर उसने कुछ दूसरे फैक्टर्स बताएंगे, सोशल इकोनॉमिक फैक्टर, मैरिटल स्टेटस, इन्वायरमेंटल स्ट्रेस, सिगरेट स्मोकिंग, इलीगल सब्सटेंस यूज, अल्कोहल, पोर न्यूट्रिशन, ये सारे भी जो है ना प्रीटर्म बर्थ का कहीं ना कहीं रिस्क इंक्रीज कर रहे होते हैं। आगे फिर कुछ भी याद नहीं करने वाला, आगे आपने आ जाना है जी एंडोक्राइनोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री ऑफ लेबर। यहाँ से ना मेनली सिर्फ कॉन्सेप्ट ही गेन करेंगे। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं सारी, कोई क्वेश्चन आता नहीं है यहाँ से, लेकिन यहाँ थोड़ा कॉन्सेप्ट ज़रूरी है क्योंकि आगे ना हमने प्री टर्म लेबर के बाद नॉर्मल लेबर भी पढ़नी है, उसका सारा मैकेनिज्म भी पढ़ना है, और फिर हमने अब नॉर्मल जो है ना वो भी पढ़नी है। तो उसलिए फिर अगर हमें ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट होगा ना तो वहाँ पर फिर आसानी होगी। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं कि जो जब अभी जो है ना वो लेबर स्टार्ट नहीं हुई होती, प्रेगनेंसी चल रही होती है, तो उस दौरान यूट्रस क्या कर रही होती है, वो एक्सपैंड कर रही होती है, उसमें डिफरेंट बायोकेमिकल फिजियोलॉजिकल चेंजेस आ रहे होते हैं, वो एक्सपैंड कर रही होती है ताकि वो जो ग्रोइंग फिटस उसको अकोमोडेट कर सके, क्योंकि फिटस का साइज तो इंक्रीज होता जा रहा है, उसका वेट भी इंक्रीज हो रहा है, तो उस फिटस को अकोमोडेट करने के लिए जो यूट्रस होती है ना वो एक्सपैंड कर रही होती है। और लेकिन ये क्विसेंट होती है, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रही होती, ये सुकून में होती है। और जो सर्विक्स है वो भी रिजिड और क्लोज होती है, सर्विक्स जो है वो भी डायलेट नहीं हो रही, वो भी क्लोज है और रिजिड है, ताकि जो फीटस है वो यूट्रस के अंदर है। फिर आगे उसने कुछ फैक्टर्स बताए हैं कि थ्रू द प्रेगनेंसी जो है वो कुछ फैक्टर्स बन रहे होते हैं, इनको प्रो प्रेगनेंसी फैक्टर्स कहा जाता है। प्रोजेस्टेरोन है, रिलैक्सिन है, एचसीजी है, और कुछ प्रोस्टासाइक्लिन्स है, ये सब जो है ना ये अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं और मायोम्यूचुअल की कॉन्ट्रेक्टिलिटी को इनहिबिट करवा रहे होते हैं ताकि यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट ना करे, और अगर यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू हो जाए तो फिर उसको हम नाम देते हैं प्रीटर्म लेबर का। अच्छा, ये तो था ना कि नॉर्मल प्रेगनेंसी चल रही है, अभी लेबर नहीं हुई और यूट्रस रिलैक्स है। फिर जब लेबर का ऑनसेट होता है ना, लेबर का ऑनसेट होता है तभी होता है कि जो यूट्रस है उसकी कॉन्ट्रैक्शन, पेनफुल यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो जाती है, और साथ ही सर्विक्स में चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं, सर्विक्स के स्ट्रक्चर में वो डायलेट करती है, उसकी इफेसमेंट शुरू हो जाती है। ये ग्रेजुअल प्रोसेस है, आहिस्ता आहिस्ता चलता है, और ये जो है ना वो सर्वाइकल राइपनिंग और ये जो सारी फेसमेंट है, ये जो चेंजेस हैं, ये सेवरल वीक बिफोर डिलीवरी शुरू हो जाता है। मतलब ये नहीं है कि जैसे ही यूट्रस ने कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू किया साथ ही डिलीवरी हो जाएगी, डिलीवरी थोड़ा लेट होती है, पहले यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करती है और सर्विक्स में चेंजेस आते हैं, उसके बाद जो है ना वो फिर डिलीवरी होती है। आगे बताया कि सर्विक्स में चेंजेस आते हैं ना वो क्यों आते हैं।
वो कोलेजन के ब्रेकडाउन की वजह से प्रोटियोग्लाइकन की कंसंट्रेशन थोड़ी चेंज होती है, इस वजह से सर्विक्स डायलेट करती रहती है और इसका इफेसमेंट हो जाता है। ये जब लेबर वाला चैप्टर पढ़ना है ना, उसमें फिर हम इन चेंजेस को देखेंगे। इन्फिल्ट्रेशन, ल्यूकोसाइट और मैक्रोफेज भी इन्फिल्ट्रेट करते हैं, वाटर कंटेंट भी इंक्रीज कर जाता है, तो ये जो चेंजेस है ना, ये सर्विक्स में आना शुरू हो जाते हैं। और साथ ही मायोमेट्रियम की एक्टिविटी भी इंक्रीज करती है। अब ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि मायोमेट्रियम को कॉन्ट्रैक्ट करवा रही है? तो उसने एक बात की है कि कॉन्ट्रैक्शन एसोसिएटेड प्रोटीन का पूरा कैसेट होता है, ये जो है ना मायोमेट्रियम को कॉन्ट्रैक्ट करवा रहे होते हैं। और मायोमेट्रियम जो पहले सुकून की हालत में थी थ्रू आउट द प्रेगनेंसी, अब उसको ये कॉन्ट्रैक्टाइल स्टेट में कन्वर्ट करते हैं। तो ये कैसेट है पूरा कॉन्ट्रैक्शन एसोसिएटेड प्रोटीन का। ये जो कॉन्ट्रैक्शन एसोसिएटेड प्रोटीन है, ये कहीं ना कहीं फीटल की मेम्ब्रेन में प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस को भी ज़्यादा करवाती हैं और साइटोकाइन प्रोडक्शन भी करवाती हैं। ठीक है, ये जो लेबर है ना, कि इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस है, इसमें साइटोकाइंस बन रहे होते हैं, कीमोकाइंस बन रहे होते हैं। तो ये जो कॉन्ट्रैक्शन एसोसिएटेड प्रोटीन है, ये कॉन्ट्रैक्शन तो करवा रही है मायोमेट्रियम के साथ ही, ये साइटोकाइन भी बनवाती हैं और प्रोस्टाग्लैंडिन भी बनवाती हैं। ठीक। और पहले जो है ना, वो कह रहा है कि ये फीटल मेम्ब्रेन को एक्टिव करके प्रोस्टाग्लैंड वगैरह बनाती हैं और सर्वाइकल की राइपनिंग और रीमॉडलिंग करवाती हैं। इस इनमें भी इनका रोल है। पहले ये सर्विक्स में चेंजेस कराती हैं, उसकी रीमॉडलिंग और राइपनिंग और फीटल के मेम्ब्रेन से प्रोस्टाग्लैंड बनाती हैं, उसके बाद ये मायोमेट्रियम को कॉन्ट्रैक्ट करवाती हैं। ठीक है, तो ये दो तीन लास्ट जो पैराग्राफ की लाइन है ना, उसने उसमें ये बताया। आगे आ जाते हैं प्रोजेस्टेरोन की तरफ। ये तो हमने देख लिया कि भाई यूट्रस पहले जो थी वो रिलैक्स स्टेट में थी और अकोमोडेट करी थी फीटस को, और सर्विक्स पे जो था वो रिजिड और क्लोज थी। फिर कुछ चेंजेस आए, सर्विक्स में चेंजेस आना शुरू हो गए, उसमें कोलेजन ब्रेकडाउन शुरू हो गया, कुछ ल्यूकोसाइड्स आ गए, वाटर आ गया, और जो मायोमेट्रियम थी उसको भी कॉन्ट्रैक्शन एसोसिएटेड प्रोटीन ने कॉन्ट्रैक्ट करवाया, और कॉन्ट्रैक्शन एसोसिएटेड प्रोटीन ने ही सर्विक्स की भी रीमॉडलिंग राइपनिंग करवाई। तो ये सब देख लिया, लेकिन यहाँ पे प्रोजेस्टेरोन का रोल कहाँ था? तो प्रोजेस्टेरोन जो है ना, ये मेजर रोल प्ले करता है प्रेगनेंसी की मेंटेनेंस में। मतलब जब तक प्रेगनेंसी मेंटेन रहेगी, वो जो 9 मंथ का ड्यूरेशन है, 38 वीक 39 वीक, जितनी वीक तक ये चल रही है, 40 वीक तक, प्रोजेस्टेरोन उसको मेंटेन रखेगा। प्रोजेस्टेरोन जो है ना, वो यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट नहीं होने देगा, प्रेगनेंसी को ख़राब नहीं होने देगा। लेकिन जैसे ही उन्होंने कहा कि हमने फिर ये देखना शुरू किया, हमने इसके बारे में रिसर्च करना शुरू की कि जब लेबर शुरू होती है, जब यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू होती है, तब प्रोजेस्टेरोन के लेवल को क्या होता है, क्या प्रोजेस्टेरोन का लेवल गिर जाता है या क्या? तो जो बाकी सारे मैमल्स थे ह्यूमन के अलावा, उन सब में तो देखा गया कि पास्चुरेशन के टाइम पे, बर्थ के टाइम पे जो प्रोजेस्टेरोन था उसका लेवल ब्लड में कम हो जाता है, सर्कुलेटिंग प्रोजेस्टेरोन कम हो गया था। अब जो है ना, ह्यूमंस की अगर बात करें, तो ह्यूमंस में दो जो है ना, वो अभी तक चीज़ें जो है ना वो चल रही हैं। एक एक थ्योरी के अकॉर्डिंग कहा जाता है कि जो प्रोजेस्टेरोन है, या तो ये होता है कि जब लेबर का टाइम आता है, वो फंक्शनल विड्रॉल उसका हो जाता है, कि वो ब्लड में मौजूद तो होता है लेकिन अपना फंक्शन नहीं परफॉर्म करता, उसके रिसेप्टर जो है ना वो उसको रिस्पॉन्ड नहीं करते, उसका फंक्शनल विड्रॉल हो जाता है लेबर के ऑनसेट पे। और दूसरा ये कहा जा रहा है कि जो लेबर है उसका जो ऑनसेट है, वो प्रोजेस्टेरोन एक्टिविटी में कोई लॉस नहीं आता, प्रोजेस्टेरोन अपना नॉर्मल वैसे ही काम करता है जैसे उसने थ्रू द प्रेगनेंसी काम किया, उसमें कोई चेंज नहीं आता। तो ये दो थेरीज जो है ना चल रही हैं, लेकिन जो ज़्यादा फेवर किया जा रहा है वो पहली वाली को किया जा रहा है, फंक्शनल विड्रॉल ऑफ प्रोजेस्टेरोन को। ये कैसे इसको फेवर किया जा रहा है? उन्होंने देखा कि ह्यूमंस में ना सर्कुलेटिंग प्रोजेस्टेरोन जो था वो थ्रू द प्रेगनेंसी एलिवेटेड था, लेकिन मतलब उसका लेवल ज़्यादा था, लेकिन जैसे ही उस फीमेल को उन्होंने प्रोजेस्टेरोन एंटागोनिस्ट एडमिनिस्टर किए ना, तो उसकी लेबर इंड्यूस हो गई। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि उन्होंने एंटागोनिस्ट एडमिनिस्टर किया, एंटागोनिस्ट ने जाकर उसके रिसेप्टर को ऑक्यूपाई कर लिया, फंक्शनल विड्रॉल हो गया प्रोजेस्टेरोन का, तो लेबर इंड्यूस हो गई। तो इसीलिए उन्होंने ये चीज़ इसको सपोर्ट किया कि ऐसा होता है कि जब लेबर का टाइम आता है, तो जो प्रोजेस्टेरोन है उसका फंक्शनल विड्रॉल हो जाता है। ठीक है, इसको सपोर्ट किया जा रहा है, बट स्टिल दूसरा भी अभी तक चल रहा है कि हो सकता है प्रोजेस्टेरोन का कोई रोल ही ना हो इसमें। अच्छा, वो कह रहे हैं कि ये देखा जा रहा है कि जब लेबर का टाइम आता है, तो जो प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर, एक होता है एगोनिस्ट, दूसरा होता है एंटागोनिस्ट। एगोनिस्ट को उसने नाम दिए बी, प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर बी, और एंटागोनिस्ट को नाम दिया प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर ए। तो जो एंटागोनिस्ट है, प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर ए है, वो वाला जो है उसका एक्सप्रेशन इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, और जो दूसरा प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर एगोनिस्ट है जो बी है, उसका एक्सप्रेशन कम होना शुरू होता है, उसकी एक्टिविटी कम होना शुरू हो जाती है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो लेबर एज इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस की बात करेंगे, तो ये मैंने पहले ही बताया कि लेबर एक इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस है। इसमें आपने देखा कि जो कंट्रैक्शन एसोसिएटेड प्रोटीन थी वो भी प्रोस्टाग्लैंडिन बनवा रही थी और साइटोकाइन बनवा रही थी। तो लेबर के टाइम पे बहुत सारे साइटोकाइन, कीमोकाइन, प्रोस्टाग्लैंडिन, ये सब बन रहे होते हैं, जो कि इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर है, हम इनको हमेशा इन्फ्लेमेशन में देखते हैं। तो ये सब बन रहे होते हैं। इवन जो इन्फ्लेमेटरी सेल्स हैं जैसे न्यूट्रोफिल, ल्यूकोसाइट्स, वो भी आ रहे होते हैं, और वो भी आके यूट्राइन टिश्यू को इन्फिल्ट्रेट कर रहे होते हैं, यूट्रस के टिश्यू में आ रहे होते हैं, और वहाँ पर आके फर्दर साइटोकाइन बना रहे होते हैं। ठीक है, तो ये जो है ना एक इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस है। आगे वो बात करेगा ऑक्सीटोसिन की और प्रोस्टाग्लैंडिन की, इनका क्या रोल है? सबसे पहले वो आपको बताता है कि जो ऑक्सीटोसिन है ना, ये ऑक्सीटोसिन और ऑक्सीटोसिन के रिसेप्टर, इस पूरे सिस्टम के ना दो मेन प्रेग्नेंट यूट्रस में फंक्शन है। एक तो इनका फंक्शन ये है कि कॉन्ट्रैक्शन को स्टिमुलेट करवाएंगे, और दूसरा इनका फंक्शन ये है कि प्रोस्टाग्लैंडिन की प्रोडक्शन करवाएंगे, स्टिमुलेट करवाएंगे, दूसरा प्रोस्टाग्लैंडिन की प्रोडक्शन करवाएंगे। लेकिन वो कह रहा है कि ये नहीं होता कि जब लेबर का टाइम आता है तो ये जो ऑक्सीटोसिन है या ये इंक्रीज हो जाए, इनकी कंसंट्रेशन इंक्रीज नहीं होती ना, इनकी प्रोडक्शन इंक्रीज होती है। होता सिंपली ये है कि इनकी सेंसिटिविटी इंक्रीज हो जाती है, कि जो मायोमेट्रियम है, जो यूट्रस है, वो इनको ज्यादा रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देती है, ऑक्सीटोसिन के रिसेप्टर इंक्रीज कर जाते हैं। ऑक्सीटोसिन की जब सेंसिटिविटी इंक्रीज करती है मायोमेट्रियम की ऑक्सीटोसिन के लिए, तो उस वजह से फिर वो क्या
क्या करवाता है, वो ऑक्सीटोसिन जो है वो यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन शुरू करवा देता है। कैसे वो कॉन्ट्रैक्शन करवाता है कि जो उसके रिसेप्टर होते हैं उसके साथ आके वो बाइंड करता है, फिर इंट्रासेलुलर कैल्शियम जब वो रिलीज होता है, जब इंट्रासेलुलर कैल्शियम रिलीज होता है तो वहाँ पर जो लाइट चेन काइनेज होती हैं सारी, वो मायोसिन जो है ना, मायोसिन लाइट चेन काइनेज वो एक्टिवेट हो जाती हैं। मुझे ना यहाँ पे एक चीज़ याद आ रही है, फिजियो में ना जब हम कॉन्ट्रैक्शन का सारा मैकेनिज्म पढ़ा था ना, तो स्मूथ मसल की कॉन्ट्रैक्शन का मैकेनिज्म पढ़ा था, उसमें एक गाइटन में एक फ्लो चार्ट सा बना होता था, उसमें वो दिखाया था कि जो लाइट चेन जो काइनेज है ये ऐसे एक्टिवेट होते हैं जब कैल्शियम आता है, वो सारा ना कुछ वो वाला याद आ रहा है कि स्मूथ मसल में कॉन्ट्रैक्शन, एक तो थी ना स्केलेटल मसल की, वो जिसमें हमने पढ़ी थी डिफरेंट प्रोटीन जो है वो ओवरलैप कर जाती हैं, लेकिन जो स्मूथ मसल की उसमें उसमें बताया था कि लाइट चेन जो होती है ना, काइनेज होता है वो फिर उसको फोस्फोराइलेशन करा देता है और वो फिर सारा अच्छा खैर वापस आते हैं इधर। ये तो ऑक्सीटोसिन की बात होगी ना कि मायोमेट्रियम जो है वो ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है ऑक्सीटोसिन के लिए, और फिर जो है ना वो कॉन्ट्रैक्शन करवा देता है। प्रोस्टाग्लैंड की अगर बात करें तो प्रोस्टाग्लैंड आते कहाँ से, आर्किडोनिक एसिड से आते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं लेबर की ऑनसेट में भी और लेबर की प्रोग्रेशन में भी। इसीलिए वो जो कॉन्ट्रैक्शन एसोसिएटेड प्रोटीन थी उन्होंने भी फीटस के मेम्ब्रेन को स्टिमुलेट करके प्रोस्टाग्लैंड बनवाने शुरू कर दिए थे। तो प्रोस्टाग्लैंड करते क्या है, ये सर्वाइकल राइपनिंग को प्रमोट करते हैं, ये मायोमेट्रियम को कॉन्ट्रैक्ट भी करवाते हैं, ठीक है। और ये देखा गया कि प्रोस्टाग्लैंड के हम डिफरेंट जो है ना वो फार्मूला को यूज़ करके लेबर को इंड्यूस भी करवा सकते हैं, और बाजुका प्रोजेस्टेरोन के अगर इनहिबिटर दे दिए जाए तो प्रीटर्म लेबर को इनहिबिट भी करवा सकते हैं। मतलब प्रोस्टाग्लैंडिन जो है वो स्टिमुलेट करवा रहा है लेबर को, वो कॉन्ट्रैक्ट करा रहा है मायोमेट्रियम को, वो सर्विक्स में चेंजेस करवा रहा है। तो अगर आप इसके इनहिबिटर्स दे दो उन पेशेंट में जिनमें लेबर पहले ही शुरू हो गई है, प्रीटर्म लेबर शुरू हो गई, तो उनमें आप उसको इनहिबिट भी कर सकते हो। तो इससे पता चला कि प्रोस्टाग्लैंडिन जो है इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है लेबर को इंड्यूस करवाने में और उसको प्रोग्रेस करवाने में, ठीक है। अच्छा, लेकिन प्रीटर्म लेबर में हम इनको ज़्यादा यूज़ नहीं कर पा रहे क्योंकि इनके साथ इनके बहुत ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट एसोसिएटेड होते हैं, जिनमें से एक इफेक्ट ये है कि जो डक्टस आर्टरियोसिस होती है जिसने फीटस में सर्कुलेशन मेंटेन की होती है, उसकी ये क्लोजर करवा देते हैं, प्री मेच्योर क्लोजर। अब इसने बंद नहीं होना, तो उससे बंद तो बर्थ के बाद होना है ना, तो ये उसको पहले ही बंद करवा देते हैं, जिसकी वजह से जो है वो फिर बड़े मसले आते हैं फीटस में, उसका पल्मोनरी हाइपरटेंशन ऐसा, उसकी दूसरा ये ना रीनल इम्पेयरमेंट भी करवा देते। तो इसलिए हम इनको प्रीटर्म लेबर में ज़्यादा यूज़ नहीं करते, वरना ये काम कर सकते हैं अगर इनको यूज़ किया जाए, क्योंकि ये इनहिबिट करवा देंगे लेबर को। तो यहाँ तक जो भी मैंने आपको बातें बताई सारा कॉन्सेप्ट था कि ऑक्सीटोसिन का क्या रोल है, प्रोजेस्टेरोन का क्या रोल है, जो कि अभी कॉन्फ्लिक्ट है समझ नहीं आ रहा, और क्या किस तरह से लेबर इंड्यूस होती है, ये सारी चीज़ें जो है वो हमें अब तक डिटेल में किसी को नहीं पता चल सकी, बट स्टिल जितना उनको नॉलेज था उन्होंने हम तक पहुँचाया और हमने उसको समझ लिया कि अच्छा ये प्रोसेस है जो अभी तक होते हैं। अब प्रीटर्म लेबर के कुछ कॉजेज़ की बात करते हैं कि ऐसा क्या होता है कि 37 वीक से पहले ही जो है वो यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू कर देती है, और ये जो सारे चेंजेस थे ये टर्म पे आने थे, ये पहले ही क्यों आना शुरू हो जाते हैं। उसके चेंजेस में ना सॉरी इसके कॉजेज में ना उसने एक तो फिगर बनाई हुई है, हम फिगर को बाद में देखेंगे, पहले हम इन पैराग्राफ्स को रीड करेंगे जो उसने कॉजेज के बारे में लिखे हुए हैं, फिर हम एंड पे इस फिगर को कर लेंगे तो हमारा जो है ना ये याद हो जाएंगे। मैं सबसे पहले बात करते हैं सर्वाइकल वीकनेस की। तो सर्वाइकल वीकनेस जो होती है ना ये यूजली करवाती है पेनलेस प्री मेच्योर सर्वाइकल डायलिटेशन, मतलब सर्विक्स जो है ना वो डायलेट कर जाती है, पेनलेस, पेन नहीं होती, और इसमें ना यूजली सेकंड ट्राइमेस्टर में ये प्रेगनेंसी लॉस करवा देती है। सर्विक्स का जो फंक्शन है वो सिर्फ ये नहीं है कि ये क्लोज होती है, रिजिड होती है, इसलिए ये फिजिकल ऑब्स्टैकल है कि ये डिलीवरी नहीं होने दे रही होती, फिटस को नीचे नहीं आने दे रही होती। इसके अलावा ये म्यूकस जो इसके अंदर मौजूद होता है वो एज अ बैरियर एक्ट कर रहा होता है सेंडिंग इन्फेक्शन के अगेंस्ट, कि नीचे से इन्फेक्शन वजाइना से होकर सर्विक्स से होकर अंदर यूट्रस तक जाकर बेबी को इन्फेक्शन ना हो जाए, एमनियोन मेम्ब्रेन का कोई इन्फेक्शन ना हो जाए, कोरियोमनियोनाइटिस ना हो जाए, इसको भी ये इनहिबिट कर रही होती है, ठीक है। तो ये यूजुअली ओवरलैपिंग ही चल रही होती है कि साथ ही सेंडिंग इन्फेक्शन हो गया, साथ ही सर्विक्स जो है ना वो उसकी वीकनेस होगी, वो डायलेट कर गई, तो फिर जो है ना वो प्री टर्म डिलीवरी हो गई, ठीक है, प्री टर्म लेबर हो गया। अच्छा, अब कहा है कि उसने कि अगर सर्वाइकल सर्जरी की हिस्ट्री हो ना तो वो एक रिस्क फैक्टर होती है सर्वाइकल वीकनेस के लिए। इन्फेक्शन की बात करेगा कि इन्फेक्शन अगर फीटल मेम्ब्रेन का हो जैसे कोरियम न्यूनाइटिस हो जाए, ये मेजर कॉज है प्री टर्म बर्थ का, पर्टिकुलरली 32 वीक से पहले, 32 वीक से पहले ना ये इन्फेक्शन हो जाता है और ये जो है ना वो प्री टर्म बर्थ करवा देता है। इन्फेक्शन आता कहाँ से, ये इन्फेक्शन जो है ना मोस्टली केसेस में वेजाइना से आता है, असेंड करता है और ऊपर से चला जाता है यूट्रस तक, और एमनियोन को जो है ना और कोरियोन को जो है ना इफेक्ट कर देता है। लेकिन कुछ केसेस में ये ट्रांसप्लेसेंटल भी आ सकता है, यानी मदर से ब्लड से प्लेसेंटा क्रॉस करके बच्चे में आ गया। कुछ केसेस में ये इन्वेसिव प्रोसीजर, यानी जो आप इन्वेसिव प्रोसीजर में आपको उस चैप्टर में करवाया था मैंने कि आपने अगर प्री नेटल को डायग्नोसिस बनाना है किसी डिजीज का तो आप डिफरेंट इन्वेसिव प्रोसीजर एमनियोसेंटेसिस कर रहे होते हो आप, तो वो जो चीज़ें होती है ना उसमें भी ये इन्फेक्शन जो है वो जा सकता है, ट्रांसमिट हो सकता है। जो ऊपर हमने सर्वाइकल वीकनेस की बात की वो वही बात कर रहा है कि अगर सर्वाइकल वीकनेस हो जाए, सर्विक्स जल्दी शॉर्ट हो जाए, डायलेट हो जाए, तो उस केस में भी इन्फेक्शन आसानी से सेंड कर जाता है। लेकिन ये भी पॉसिबल है कि सर्विक्स को कुछ भी ना हो, सर्विक्स बिल्कुल ठीक है, फिर भी इन्फेक्शन सेंड कर जाए, तो ये लाजमी नहीं है कि सर्विक्स की वीकनेस हो फिर ही इन्फेक्शन सेंड करेगा, ठीक है।
लेकिन ये जो प्री प्रोम है, प्री लेबर प्री मेच्योर रप्चर है मेम्ब्रेन का, ये एक रिस्क फैक्टर है। अगर ये हो जाए ना तो 33% केसेस में देखा गया है कि इसके बाद इन्फेक्शन हो जाता है, कोरियमनोनाइटिस हो जाता है। और वेजाइना का फ्लोरा अगर एबनॉर्मल हो, जैसे बैक्टीरियल वेजिनोसिस हो, वो भी जो है ना वो 16% वुमेन को अफेक्ट कर देता है और इन्फेक्शन करवा देता है। यूजली जो बैक्टीरियल वेजिनोसिस है ये भी प्री प्रोम के बाद या प्री टर्म लेबर के बाद आ रही होती है, ठीक है। अच्छा, अब ये रिकमेंड किया जाता है कि आप हाई रिस्क वुमन को जो है वो स्क्रीनिंग उनकी करें बैक्टीरियल वेजिनोसिस के लिए, और उनको स्क्रीन कर कर अगर पॉजिटिव है तो उनको ट्रीट करें, उनको मेडिसिन दें, एंटीबायोटिक्स दें, ताकि वो फिर फर्दर जो है वो इन्फेक्शन ना हो जाए, कोरियम न्यूनाइटिस ना हो जाए और बेबी को जो है ना वो मसला ना हो। आगे बताया कि जो कोरियम न्यूनाइटिस है ये सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ प्रीटर्म लेबर करवा देगा, हम तो उसको प्रीटर्म लेबर के कॉजेज में पढ़े हैं ना कि ये जो कोरियम न्यूनाइटिस है प्रीटर्म लेबर प्रीटर्म डिलीवरी करवा देगा, लेकिन इसके और बड़े ड्रास्टिक इफेक्ट्स हैं। एक तो ये फीटल ब्रेन डैमेज करवा देता है, क्योंकि ये यूट्राइन इन्फेक्शन है तो फीटस एक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स देगा, फीटस जो है वो साइटोकाइंस बनाएगा, प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन बनाएगा, और वास्कुलाइटिस हो जाएगा वहाँ पे, जो अम्बिलिकल कॉर्ड की वेसल्स हैं उनका, और जो क्रोनिक प्लेट की वेसल्स हैं सबका वास्कुलाइटिस शुरू हो जाएगा, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो रही है, वहाँ पे साइटोकाइंस आ रहे हैं। ये सारे साइटोकाइंस जो हैं एक तो ब्रेन की डेवलपिंग ब्रेन के लिए बहुत हार्मफुल है, ठीक है। ये पेरी वेंट्रिकुलर वाइट मैटर डैमेज करवा देंगे, जिसको पेरी वेंट्रिकुलर ल्यूकोमलेशिया कह देते हैं। तो पीवीएल जहाँ पर भी है उसका मतलब होता है पेरी वेंट्रिकुलर ल्यूकोमलेशिया। तो जो कोरियम न्यूनाइटिस है ये पेरी वेंट्रिकुलर ल्यूकोमलेशिया भी करवाता है। कैसे करवाता है? ये जो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन और वैस्कुलाइटिस हो रहा है इसकी वजह से। दूसरा जो है, अब आपको पता है कि जब इन्फ्लेमेशन होती है तो वहां पर जो है ना वो वेसल्स की परमेबिलिटी बड़ी इंक्रीज हो जाती है, तो जो एमनियोटिक फ्लूइड है ना वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। एमनियोटिक फ्लूइड में जो है ना वो इंटरल्यूकिन 6 का लेवल इंक्रीज हो जाएगा। तो जब इंटरल्यूकिन 6 का लेवल इंक्रीज होगा तो इंट्रावेंट्रिकुलर हैमरेज शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो इंट्रावेंट्रिकुलर हैमरेज, और दूसरा क्या था, पेरीवेंट्रिकुलर ल्यूकोमलेशिया, ये दोनों ही जो है कोरियम न्यूनाइटिस की वजह से हो सकते हैं। तो ये दूसरा कॉज था। तीसरा उसने बात की मल्टीपल प्रेगनेंसी एंड यूट्राइन डिस्टेंशन, मतलब कोई भी कॉज जो यूट्रस को डिस्टेंड करवा रहा है, चाहे वो पॉलीहाइड्रोमिनोस हो चाहे वो मल्टीपल प्रेगनेंसी हो, उसकी वजह से भी जो है ना वो प्रीटर्म लेबर स्टार्ट हो सकती है। वो कह रहा है कि जो मल्टीपल बर्थ देखी गई है ना, मल्टीपल बर्थ जो होती है वो यूजली 56% जो उनमें से होती है ना वो 37 वीक से पहले ही डिलीवर कर ली जाती हैं, क्योंकि वो ज्यादा देर यूट्रस में रह नहीं पाती। वो इतना यूट्रस अब इतना अकोमोडेट नहीं कर सकती ना, एक फीटस को तो वो अकोमोडेट कर सकती है, अगर दो या दो से ज्यादा तीन फीटस है तो फिर उनको अकोमोडेट नहीं कर पाती, फिर उसकी कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो जाती है। अच्छा, और फिर वो कह रहा है कि ये देखा गया कि जो मल्टीपल प्रेगनेंसीज है ना, ये अगर तो मतलब अब दो भी हो सकती हैं, तीन भी हो सकती हैं, अगर तो ट्रिपलेट फीटस हो तो वो एवरेज पे 32 वीक्स पे डिलीवर हो जाते हैं, और अगर क्वाड्रप्लेट्स हों तो वो 28 वीक्स पे डिलीवर हो, वो उससे भी पहले डिलीवर, तो क्वाड्रप्लेट्स जो है वो 28 वीक्स पे डिलीवर हो जाते हैं, अगर ट्रिपलेट्स हो तो 32 वीक्स पे डिलीवर हो जाते हैं, ठीक है। फिर मल्टीपल प्रेगनेंसीज का एक और रिस्क होता है कि वो प्रीक्लैम्शिया, फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन और बाकी सारी प्रेगनेंसी की मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस भी करवा देती हैं। तो हमने कहा था कि कुछ अगर इस तरह का कोई डायग्नोसिस बनेगा प्रीक्लैम्शिया या फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन, तो तब डॉक्टर खुद भी सजेस्ट करेगा कि प्रीटर्म डिलीवरी करवा ली जाए। तो इसीलिए मल्टीपल प्रेगनेंसी जो है ये प्रीटर्म स्पॉन्टेनियस प्रीटर्म लेबर भी करवा सकती है, लेकिन एक कुछ केसेस में ये इस तरह की डिजीज करवा देती है मदर में कि फिर खुद से सजेस्ट किया जाता है प्रीटर्म डिलीवरी को। तो अगर इसकी परसेंटेज निकाली जाए तो 23% वो हैं जिनमें मेडिकल रीजंस की वजह से खुद से प्रीटर्म डिलीवरी करवानी पड़ती है, लेकिन फिर भी 76% वो हैं जो प्रीटर्म लेबर स्पॉन्टेनियसली आ जाती है, या प्री टर्म प्री लेबर रप्चर हो जाता है मेम्ब्रेन का, तो तब भी उनकी परसेंटेज ज़्यादा है। लेकिन 23% जो है ये मेडिकल रीजंस की वजह से भी प्रीटर्म डिलीवरी करवाई जाती है। अच्छा, आगे वो पॉलीहाइड्रोमिनोस की बात करते हैं कि पॉलीहाइड्रोमिनोस मतलब यूट्राइन की डिस्टेंशन पॉलीहाइड्रोमिनोस की वजह से भी तो हो सकती है ना मल्टीपल प्रेगनेंसी के अलावा। तो पॉलीहाइड्रोमिनोस क्या होता है कि टू मच एमनियोटिक फ्लूइड हो, बहुत ज़्यादा एमनियोटिक फ्लूइड है, और इसकी वजह से भी यूट्रस इतनी डिस्टेंड हो जाएगी कि वो फर्दर अकोमोडेट नहीं कर पाएगी, फिर वो प्री टर्म लेबर और प्री मेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन हो सकता है। लेकिन इसका इतना इफेक्ट नहीं है जितना ट्विंस का या ट्रिपलेट्स का, इसका उनकी निस्बत थोड़ा कम इफेक्ट है। अच्छा, कुछ अगर पॉलीहाइड्रोमिनोस उनको हम मैनेज भी कर सकते हैं, हम एमनियो ड्रेनेज कर सकते हैं, लेकिन एमनियो ड्रेनेज जब हम खुद जब करने की कोशिश करेंगे, अंदर हम कोई नीडल लगाएंगे उसको ड्रेन करने के लिए, तो वो जो हम करेंगे ना उससे खुद प्रीटर्म लेबर प्रेसिपिटेट हो सकती है, शुरू हो सकती है, ठीक है। फिर जो है वो एक ड्रग दी गई इंडोमेथासिन, इंडोमेथासिन दिया गया कि एक एनसेड है, ये जो है ना फीटस की यूरिन प्रोडक्शन को रिड्यूस कर देगा। जब फीटस की यूरिन प्रोडक्शन रिड्यूस होगी तो जो है ना वो एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल खुद ही कम हो जाएगा, क्योंकि वो तो यूरिन यूरिन की वजह से बन रहा होता है ना फीटस के। लेकिन ये दे तो दिया, लेकिन फिर सेंसिड ने जो है वो डक्टस आर्टरियोसिस को मसला करवा करवा सकते हैं, इसलिए आपने डक्टस आर्टरियोसिस की कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करनी होती है। सही हो गया। जैसे हमने पीछे भी देखा था कि प्रोस्टाग्लैंडिन जो है उसके इनहिबिटर अगर दिए जाएं प्रीटर्म लेबर को रोकने के लिए, तो उस केसेस में वो रीनल का फंक्शन भी खराब करते हैं थोड़ा सा, और थोड़ा सा वो डक्टस आर्टरियोसिस को भी इन्फेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम रीनल का फंक्शन तो खुद कम करवा रहे हैं ना कि हमने एमनियोटिक फ्लूइड कम करवाना है, लेकिन हमें डक्टस आर्टरियोसिस के लिए कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करनी है। आगे आ जाती है जी यूट्राइन मुलेरियन एनोमलीज। कुछ ऐसी यूट्रस के स्ट्रक्चर से लिहाज से मसले हो सकते हैं कि वो
फीटस जो है वो अंदर अकोमोडेट ही नहीं हो पाता और प्रीटर्म लेबर शुरू हो जाती है। कोई इसकी फ्यूजन नहीं सही से हुई एम्ब्रियो के टाइम पर, या कनालाइजेशन उसके अंदर कनाल नहीं सही से बनी, एबनॉर्मली फॉर्म यूट्राइन कैविटी थी, इस तरह के मसले, और कोई ट्यूटस, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं जो कि लेबर इंड्यूस कर सकते हैं। इसमें आपने सिंपली वो जो फिगर 8.9 है उसको देख लेना है, इसमें मैं क्या एक्सप्लेन करूँ। अच्छा, आगे आ जाते हैं जी हेमरेज। एंटीपार्टम हेमरेज या प्लेसेंटल अब्डक्शन, इनकी वजह से भी प्री टर्म लेबर शुरू हो सकती है। अगर सबक्रोनिक हीमाटोमा मौजूद हो, वो हीमाटोमा जो है ना प्री मेच्योर प्री रप्चर प्री लेबर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन का रिस्क इंक्रीज करवा देता है। और अगर एक्यूट ब्लीडिंग शुरू हो जाए तो वो एक्यूट ब्लीडिंग जो है वो भी डायरेक्टली मायोमेट्रियल कॉन्ट्रैक्शन को स्टिमुलेट कर देती है। मतलब किसी भी तरह की ब्लीडिंग हो, वो एंटीपार्टम हेमरेज हो, वो कोई हीमाटोमा बना हो, वो कोई प्लेसेंटल एब्रप्शन हो, वो कोई एक्यूट ब्लीडिंग हो, मतलब ये सारी जो ब्लीडिंग है ना, ये या तो मायोमेट्रियल कॉन्ट्रैक्शन स्टिमुलेट करा देंगी या ये मेम्ब्रेन का रप्चर करवा देंगी। और दोनों केसेस में क्या होगा, प्री टर्म लेबर शुरू हो जाएगी, प्री टर्म डिलीवरी हो सकती है। रिस्क फैक्टर क्या है, क्यों हेमरेज हो रहा है, प्रीक्लैम्पशिया की वजह से हो सकता है, हाइपरटेंशन की वजह से, प्रीवियस अब्रप्शन हुई थी प्लेसेंटा की तो इस प्रेगनेंसी में भी अब्रप्शन हो सकती है, ट्रोमा, स्मोकिंग, कोकेन यूज, मल्टीपल प्रेगनेंसी, पॉलीहाइड्रोमिनोस, थ्रोम्बोफिलिया, एडवांस मैटरनल एज या प्री मेच्योर प्री लेबर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, ये सारे जो है रिस्क फैक्टर हैं, ये आपने याद करने हैं, क्योंकि पूछा जा सकता है कि हेमरेज होता है, वो हेमरेज जो है वो करवा देता है प्रीटर्म लेबर, लेकिन हेमरेज क्यों होगा। हेमरेज होगा प्रीक्लैम्पशिया, हाइपरटेंशन की वजह से, या वो जो फीमेल है वो ट्रोमा है, उसको कोई जो है मिला है उसको, स्मोकिंग, कोकेन, इस तरह की चीज़ें, या मल्टीपल प्रेगनेंसी या पॉलीहाइड्रोमा, ये सारी चीज़ें जो थ्रोम्बोफिलिया ये हेमरेज करवा सकते हैं। लास्ट जो उसने बात की है वो स्ट्रेस की बात की है, कि ये देखा जा रहा है कि जो मटर्नल या फीटल स्ट्रेस है ना, ये भी प्रीटर्म लेबर इंड्यूस करवा देती है। ठीक है, और एक लिंक बनाया गया है मटर्नल स्ट्रेस के दरमियान और प्रीटर्म लेबर के दरमियान। और वो कैसे लिंक बनाया है कि जैसे ही देखा गया कि जो पुअर मदर्स थी या कोई ऐसी फीमेल थी अनमैरिड थी, वो ऐसी स्ट्रेसफुल मतलब कंडीशन से गुजरी थी, सोशो इकोनॉमिक या सोशो डेमोग्राफिक या कोई भी, तो उस केस में प्रीटर्म लेबर ज़्यादा देखी गई। चले, अब मैंने आपको ये सारी डिटेल पढ़ा दी, अब आप फिगर 8.6 पे आए, वहाँ पर देखें कि उसने प्रीटम, अब आप सिर्फ इनके नाम भी याद कर लें तो इनफ है। पूरे पैराग्राफ में पढ़ते हुए अगर आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट मिला है उसको उधर ही हाईलाइट कर लें, फिर सिर्फ उस पॉइंट को देखने की जरूरत है, बाकी सिर्फ नाम भी इनफ है। कि कॉजेज में उसने सबसे ऊपर लिखा है हेमाटोजेनिक इन्फेक्शन, की कोई ब्लड से इन्फेक्शन आ गया, जैसे मैंने कहा था ट्रांसप्लेसेंटल भी कोई इन्फेक्शन आ सकता है। आइट्रोजेनिक इन्फेक्शन, आइट्रोजेनिक इन्फेक्शन जैसे आप कोई जो है ना वो इन्वेसिव टेक्निक कर रहे थे कोई प्रीनेटल डायग्नोसिस बनाने के लिए, आपने इन्फेक्शन से ट्रीट कर दिया। तीसरा उसने लिखा हुआ है सर्वाइकल वीकनेस। अब वो जो सर्वाइकल वीकनेस है ना, वो आपको पता है कि सर्वाइकल वीकनेस हमने कहा था कि अगर प्रीवियस कोई सर्विक्स की सर्जरी हुई है तब वो वीकनेस हो सकती है, या फिर अगर जो है ना वो कोई असेंडिंग इन्फेक्शन है वो इसके साथ एसोसिएटेड हो सकता है। फिर आगे लिखा हुआ जी डेसिडुअल हैमरेज, तो हमने देखा था कि कोई भी हैमरेज होगा, हीमाटोमा बनेगा, तो वो भी क्या करवा देगा, प्रीटर्म लेबर करवा देगा। प्लेसेंटल एब्रेशन, अब्रप्शन सॉरी, यूट्राइन डिस्टेंशन, यूट्राइन डिस्टेंशन अब किस वजह से होती है, मल्टीपल प्रेगनेंसी की वजह से, पॉलीहाइड्रोमिनोस की वजह से, मटर्नल और फीटल स्ट्रेस। तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं ये वही फैक्टर्स हैं जो हमने देखे हैं, ये सारे फैक्टर्स जो है प्रीटर्म लेबर करवा सकती हैं, और प्रीटर्म लेबर जब होगी तो फिर जो है वो प्रीटर्म डिलीवरी हो सकती है। इनमें से सारे तो नहीं, लेकिन मोस्टली फैक्टर प्री लेबर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन भी करवा सकते हैं। तो आपको पता है कि प्री लेबर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन भी 25% कोज है प्रीटर्म डिलीवरी का, और 50% जो है ना वो प्रीटर्म लेबर कोज है प्रीटर्म डिलीवरी का। अब हम लास्ट चीज देखेंगे जी प्रीटर्म लेबर की मैनेजमेंट, और फिर जो प्री प्रोम है ना इसको, और प्रिडक्शन है जो प्रीटर्म डिलीवरी की, और इसकी जो प्रीटर्म डिलीवरी की प्रिवेंशन है, इसको हम नेक्स्ट वॉइस नोट में करेंगे। अभी प्रीटर्म लेबर की मैनेजमेंट की बात करते हैं। तो प्रीटर्म लेबर की मैनेजमेंट में सबसे पहले आपके पास फीमेल आ रही है, आपको लग रहा है कि जी इसको प्रीटर्म लेबर शुरू हो गई है, उसकी हिस्ट्री से लग रहा है, कैसे आपको लगेगा उसकी हिस्ट्री में क्या पॉइंट होंगे। ठीक है, एक वो बता सकती है कि रेगुलर ऐसी ट्राइन कॉन्ट्रैक्शन फील हो रही है, और आप जब देखोगे तो उसका जेस्टेशन अभी 37 वीक से पहले ही होगा, तो प्री टर्म लेबर का डायग्नोसिस बन जाएगा। साथ वो बता सकती है कि पेल्विस में एक प्रेशर सा फील हो रहा है, मेंस्ट्रुअल लाइक क्रैम्प्स है, ऐसे मेंस्ट्रुअल साइकिल में बन रहे होते हैं ना मेंस्ट्रुएशन में, विजाइना से डिस्चार्ज शुरू हो गया, या लोअर बैक पेन हुई है, मतलब इस तरह के सिम्टम्स बताएगी। साथ आप फील करोगे यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट कर रही होगी, और टाइम अभी 37 वीक से कम हुआ है, प्री टर्म है, तो प्री टर्म लेबर का आप डायग्नोसिस बना लोगे। ठीक है, कोजेज मैंने सारे आपको बता दिए। अब देखते हैं कि जब फीमेल आ ही गई है प्री टर्म लेबर के साथ, हमने उसको सबसे पहले बेड रेस्ट सजेस्ट करना है, उसको इन यूट्रो ट्रांसफर कर देना है। इन यूट्रो ट्रांसफर का मतलब होता है कि फीटस अभी वॉर्म में ही है, फीटस अभी यूट्रस में ही है, और फीमेल को जो है ना वो हायर लेवल के मेडिकल सेंटर में ट्रांसफर कर दें ताकि उसकी मॉनिटरिंग और मैनेज किया जा सके उसको वहाँ पर। फिर उसको अच्छी हाइड्रेशन प्रोवाइड करनी है। फिर दो चीज़ें हैं जो मेडिसिन से लिहाज से हैं, मेडिसिन के लिहाज, एक चीज़ है कोर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी उसको देनी है, दूसरी है टोकोलिटिक। ये दोनों मेडिसिन है जो हम फीमेल को दे रहे होते हैं प्रीटर्म लेबर को रोकने के लिए, क्योंकि हम ये नहीं चाह रहे होते कि अगर प्रीटर्म लेबर शुरू हो गई है तो उसको प्रीटर्म डिलीवरी करवाई ही जाए, क्योंकि प्रीटर्म डिलीवरी से बच्चे की जान को, स्पेशली जो डेवलपिंग कंट्रीज है हमारे जैसे मुल्क है, वहां पर तो अगर प्रीटर्म डिलीवरी हो गई तो बहुत कम चांसेस है कि बच्चा बचेगा। ठीक है, तो इसीलिए उसको जितना हो सके उसको रोका जा रहा होता है।
अब जो है ना पहले हम बात करेंगे कि हम कैसे जो है ना उसको, फीमेल अगर आ भी गई है लोअर बैक पेन के साथ और यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन के साथ, तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि इसमें प्रीटर्म लेबर हुई है या नहीं हुई। उसके लिए कह रहा है कि वो आपको एक फैक्टर की हेल्प करता है, फीटल फाइब्रोनेक्टिन। ठीक है, फीटल फाइब्रोनेक्टिन अब क्या है कि ये प्रोड्यूस होता है एमनियोन सेल से, और ये एमनियोटिक फ्लूइड में पड़ा होता है, ग्लाइकोप्रोटीन है ये असल में ये एमनियोटिक फ्लूइड में पड़ा होता है, प्लेसेंटा के टिश्यू में होता है, और ये सर्वाइकोविजिनल फ्लूइड में, अगर सर्वाइकोविजिनल फ्लूइड में इसका लेवल आपको ज्यादा मिल जाए, 50 नैनोग्राम से ज्यादा मिल जाए, आप डायग्नोस बना लेते हो कि हाँ ये प्रीटर्म लेबर है। ठीक है, 22 से 36 वीक के दरमियान ये वहां पर पड़ा होता है सर्वाइकोविजिनल फ्लूइड में। तो अगर सर्वाइकोविजिनल फ्लूइड में ये पड़ा हुआ है, आपने इसका लेवल चेक किया वो ज्यादा है, तो आपने डायग्नोसिस बना लेना है कि प्रीटर्म लेबर है, और फिर आपने फीमेल को टोकोलिटिक और वो सारा जो मैं आगे मैनेजमेंट बताऊंगी वो मैनेज करना शुरू कर देना है। लेकिन अगर आपने देखा कि फाइब्रोफेक्टिन जो लेवल है इसका तो बड़ा कम लेवल है, 50 से तो बहुत कम है, ये बहुत नीचे है, नेगेटिव है ये टेस्ट, तब आपने फीमेल को घर भेज देना है, क्योंकि इसकी हाईली जो है ना वो नेगेटिव प्रोडिक्टिव वैल्यू है। यानी अगर ये नेगेटिव आ जाए तो बहुत कम चांसेस है कि प्रीटर्म लेबर का ये केस है, आपने उसको घर भेज देना है, और जो है ना वो उसको रीअश्योर करवा देना है। ठीक है, अब बात करते हैं कि वो वाली फीमेल जिनमें ये टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है, ये जो फीटल फाइब्रोनेक्टिन का लेवल है ये ज्यादा मिलता है, और हम डायग्नोसिस बना लेते हैं कि प्री टर्म लेबर का केस है, उनमें कैसे मैनेज करना है। तो उनमें मैंने बता दिया कि बेड रेस्टिंग, न्यूट्रो ट्रांसफर, हाइड्रेशन, और फिर आते हैं जी टोकोलिटिक की तरफ। टोकोलिटिक का मतलब क्या, टोकोलिटिक का मतलब है वो वाली ड्रग जो डिलीवरी को डिले करेंगी। कैसे डिले करेंगी, इतना डिले कर देंगी कि हम कोर्टिकोस्टेरॉइड दे पाएं, और कोर्टिकोस्टेरॉइड जो है वो लंग की मैचुरेशन करवा दे, जो फाइनल मैचुरेशन होती है, और फिर जो है ना वो डिलीवरी करवाई जाए, और फीमेल को इन यूट्रो ट्रांसफर कर देना है। ठीक है, न्यूट्रो मैंने बता दिया क्या होता है। चले, फर्स्ट चॉइस हमारी कौन सी होगी, ये एमसीक्यू पॉइंट, अगर हम टोकोलिटिक देना चाह रहे हैं तो फर्स्ट चॉइस होगी जी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर निफिडिपिन। निफिडिपिन जो है ना हमेशा फर्स्ट चॉइस होती है टोकोलिटिक के तौर पर, और अब जो है ना वो ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट को भी यूज कर रहे हैं फर्स्ट चॉइस के तौर पर, लेकिन निफिडिपिन को ही आपने आंसर करना है। अच्छा, अब आ जाए जी आप बीटा सिंपल, अब ना वन बाय वन हम हर क्लास को देखेंगे, और देखेंगे उसको वो कैसे काम करती है, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा हम ये देखेंगे क्या उससे एसोसिएटेड कोई साइड इफेक्ट है। तो जो बीटा बीटा सिम्पैथोमिमेटिक है, असल में ये बीटा एगोनिस्ट है। ये आपको पता है कैसे एक्ट करते हैं, ये बीटा 2 एड्रेनो रिसेप्टर जो है उनके एगोनिस्ट है, तो उनको स्टिमुलेट करते हैं। अब ये जो बीटा रिसेप्टर जब स्टिमुलेट होंगे तो जो मायोमेट्रियल है उसकी रिलैक्सेशन होगी, साइक्लिक ईएमपी बनेगा, और वो साइक्लिक ईएमपी मायोमेट्रियल की रिलैक्सेशन करा देगा। ये बहुत इफेक्टिव है डिलीवरी को डिले करने में, लेकिन ये न्यूनेटल आउटकम जो है ना वो इंप्रूव नहीं करेंगे, कि अगर किसी को बीटा सिम्पैथोमिमेटिक दिए है ना तो उसकी सिर्फ डिलीवरी डिले होगी, ये नहीं है कि फीटस का जो है ना वो आउटकम थोड़ा इंप्रूव होगा। आगे कुछ मैं आपको बताऊंगी टोकोलिटिक जो ना सिर्फ डिलीवरी को डिले करते हैं बल्कि वो फीटल का आउटकम बहुत इंप्रूव कर देते हैं, लेकिन ये बीटा सिम्पैथोमिमेटिक ऐसा नहीं करते। ठीक है, और साथ ही कुछ मैटरनल साइड इफेक्ट्स भी करवा देते हैं। आगे बात करते हैं जी कि जो मोस्ट सीरियस साइड इफेक्ट है इनसे एसोसिएटेड वो पल्मोनरी एडिमा है, और मैटरनल डेथ हो सकती है अक्यूट कार्डियो पल्मोनरी कॉम्प्रोमाइज की वजह से। ठीक है, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम ये जो मैंने साइड इफेक्ट बताया ना पल्मोनरी एडिमा, ये बीटा एगोनिस्ट का बताया। अब हम मैग्नीशियम सल्फेट की बात करने लगे। मैग्नीशियम जो है ये फ्रीक्वेंसी ऑफ डीपोलराइजेशन ऑफ स्मूथ मसल को डिक्रीज करेगा। आपने जो भी टोकोलिटिक करनी है पहले आपने उसका मैकेनिज्म फैक्शन समझना है, फिर आपने आगे पढ़ना है। तो जो मैग्नीशियम है ये क्या करेगा, ये डीपोलराइजेशन जो है स्मूथ मसल की उसकी फ्रीक्वेंसी को रिड्यूस कर देगा। कैसे रिड्यूस कर देगा, कैल्शियम के अपटेक को मॉड्यूलेट कर देगा। ठीक है, कैल्शियम की अपटेक को, कैल्शियम की बाइंडिंग को, कैल्शियम की डिस्ट्रीब्यूशन को, इन सब चीज़ों को ना हिला देगा, थोड़ा मॉड्यूलेट कर देगा, जिसकी वजह से डीपोलराइजेशन की फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, और जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन है वो इनिबिट हो जाएगी। ठीक है, अब मैग्नीशियम सल्फेट जो है उसका ऐसे कोई बेनिफिशियल इफेक्ट नहीं देखा गया ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी पे। ये ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी को ज़्यादा लंबा नहीं करता, ना ही ये डिलीवरी को डिले करता है। लेकिन हम इसको क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि ये न्यूरो प्रोटेक्टिव है, ये जो है ना वो सेरिब्रल पाल्सी को रिस्क को रिड्यूस करता है। ठीक है, तो ये डिलीवरी को तो डिले नहीं करता, बट ये रिस्क जो है ना वो सेरिब्रल पाल्सी का काफ़ी रिड्यूस कर देता है। आगे बात करते हैं जी एनसेड की। एनसेड जो है ना वो फर्स्ट एनसेड जो ज़्यादा यूज़ किया गया था प्रीटर्म लेबर के लिए वो इंडोमेटासिन था। अब आपको वो चीज़ याद आई होगी, इसीलिए मैं आपको सारा सारा पढ़ा देती हूँ कि फिर चीज़ें इंटरलिंक होती हैं। तो आपको वो चीज़ याद आई होगी कि हमने स्टार्टिंग में जब लेबर का हम बायोकेमिकल और वो सारा प्रोसेस पढ़े थे, तो हमने देखा था कि जो प्रोस्टैग्लैंडिन थे ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे इंडक्शन ऑफ लेबर में भी और उसकी प्रोग्रेशन में भी। और वहाँ पे हमने देखा था कि हम जो है ना प्रोस्टैग्लैंडिन को अगर इनहिबिटर देना शुरू कर देना, जैसे एनसेड जी होते हैं ना उसके इनहिबिटर, जैसे इंडोमेटासिन देना शुरू कर देना, तो उससे प्रीटर्म लेबर को हम बड़ा रोक सकते हैं, बड़ा अच्छे से। ठीक है, इनहिबिट कर सकते हैं। ये डिलीवरी को 48 आवर तक, इवन 7 to 10 डेज तक भी जो है ना ये डिलीवरी को रोक सकते हैं। लेकिन इसका एक मसला था कि ये ना पेटेंट जो है ना वो जो डक्टस आर्टरियोसिस है उसको मेंटेन नहीं रहने देते, क्योंकि प्रोस्टाग्लैंडिन चाहिए होता है उसकी मेंटेनेंस के लिए, ये उसको फिर इनहिबिट कर देते हैं, जिससे उसका प्रीमेच्योर क्लोजर हो जाता है। और जब उसका प्रीमेच्योर क्लोजर हो जाता है तो फिर परसिस्टेंट पल्मोनरी हाइपरटेंशन शुरू होती है, फीटस में पल्मोनरी हाइपरटेंशन शुरू हो जाती है, न्यूनेट में हाइपरटेंशन शुरू हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए फिर जो है ना वो इसको अगर तो, लेकिन इसका एक फायदा है कि रिवर्सिबल होते हैं, ये रिंडोमेथोसिन है, ये रिवर्सिबल है। अगर इसको जल्दी आइडेंटिफाई कर लिया जाए कि ये मसला हो रहा है तो इसको फौरन से आप रोक
रोक दो, डिसकंटिन्यू कर दो ट्रीटमेंट, तो फिर जो है ना वो ठीक हो जाता है। उसके अलावा एक और उसका साइड इफेक्ट उसने यहाँ पे बताया, प्रीमेच्योर क्लोजर ऑफ डक्टस आर्टरियोसिस, तो हमें समझ आ गया। उसके अलावा उसने एक और बताया कि ये नेक्रोटाइजिंग इंटेरोकोलाइटिस का भी रिस्क इंक्रीज करा देते हैं, और न्यूनेटल रीनल डिसफंक्शन भी। आपको याद है जब हम पढ़े थे कॉजेज ऑफ प्रीमेच्योर प्रीमेच्योर लेबर, तो उनमें से हमने एक पढ़ा था पॉलीहाइड्रोमिनोस। वहाँ पे हमने कहा था कि अगर पॉलीहाइड्रोमिनोस हो तो एनसेड्स दे दिए जाते हैं। एनसेड्स जो है ना वो रीनल फंक्शन कम करवा के पॉलीहाइड्रोमिनोस कम करवा देते हैं, अमनियोटिक फ्लूइड की प्रोडक्शन कम करवा देते हैं। तो वहाँ से याद रख लें कि जो एनसेड्स हैं वो रीनल डिसफंक्शन भी कराते हैं, ठीक है। क्योंकि असल में प्रोस्टाग्लैंड जो होते हैं ना, उन्हें रीनल परफ्यूजन को मेंटेन करना होता है। जब हम एनसेड देते हैं तो रीनल परफ्यूजन जो है ना वो कम हो जाती है, प्रोस्टाग्लैंड बनते नहीं है, तो वहाँ पे वेसल्स जो है ना वो थोड़ा कंस्ट्रिक्ट कर जाती है, रीनल परफ्यूजन कम हो जाती है, तो यूरिन आउटपुट कम हो जाता है। ठीक हो गया। लेकिन ये भी रिवर्सिबल है, अगर आप इसको रोक दो इंडोमेथासिन को, तो ये रीनल वाला फंक्शन भी खत्म हो जाएगा, रीनल भी ठीक हो जाएगा, और वो जो डक्टस आर्थरोसिस थी वो भी पेटेंट हो जाएगी। तो ये रिवर्सिबल मसले हैं। लेकिन ये सारा हमें समझ आ गया। नेक्स्ट ड्रग है दैट इज कैल्शियम चैनल ब्रोकर। कैल्शियम चैनल ब्रोकर का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? ये जो है ना मायोमेट्रियम की कॉन्ट्रैक्शन को रिलैक्स करवा देती है, क्योंकि कैल्शियम जो था उसी ने कॉन्ट्रैक्ट करना था, उसी ने जाके कैल्शियम के साथ बाइंड करना था। अब कैल्शियम की जगह पर उसके ब्रोकर बाइंड कर गए एल टाइप चैनल के साथ, तो इंट्रासेलुलर लेवल कैल्शियम का कम होना शुरू हो गया। कैल्शियम ने उस चैनल के साथ बाइंड करना था, तो चैनल ने कैल्शियम को अंदर लेकर जाना था सेल के। अब वहाँ पे ब्लोकर बंद है, चैनल में से गुजर के कैल्शियम बेचारा अंदर जा नहीं रहा, तो इंट्रासेलुलर कैल्शियम कम। जब इंट्रासेलुलर कैल्शियम कम है तो फिर मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। इनमें से जो फर्स्ट लाइन ड्रग है वो निफिडिपिन है, और आपको पता है कि ओवरऑल भी टोकोलिटिक में से जो फर्स्ट लाइन ड्रग है वो निफिडिपिन ही है। इसकी ना फिर उन्होंने ना कंपेरिजन किया सारे टोकोलिटिक के साइड इफेक्ट्स का, एडवर्स इफेक्ट्स। तो उन्होंने कहा कि हमने देखा जो सबसे ज्यादा एडवर्स इफेक्ट थे वो बीटा सिम्पैथोमिमेटिक के थे, इंटरमीडिएट से एडवर्स इफेक्ट जो थे वो निफिडिपिन के थे, और जो सबसे कम एडवर्स इफेक्ट देखे गए वो जो देखे गए किसके, ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर के एंटागोनिस्ट के। ठीक हो गया। तो इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि अब ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट को भी फर्स्ट लाइन में यूज किया जा रहा है, क्योंकि इसके एडवर्स इफेक्ट सबसे कम है। एडवर्स इफेक्ट हैं कौन से एडवर्स इफेक्ट हम कंपेयर करें? कोई ड्रग का एडवर्स रिएक्शन, या फिर उसका न्यूनेटल रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, या नेक्रोटाइजिंग इंटेरोकोलाइटिस, या इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज, या न्यूनेटल रीनस, ये कुछ एडवर्स इफेक्ट हैं डिफरेंट टोपोलॉजी के, जब इनको कंपेयर किया जाए तो सबसे ज्यादा आगे बात करते हैं जो ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट की। ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ऑनसेट और प्रोग्रेशन ऑफ लेबर में। आपने ये देखी थी ऑक्सीटोसिन वाली बात भी, कि ऑक्सीटोसिन जो है वो एज सच ज़्यादा तो नहीं होता, उसकी अमाउंट तो ज़्यादा नहीं होती, लेकिन उसके जो रिसेप्टर है ना वो ज़्यादा हो जाते हैं। जब उनके रिसेप्टर ज़्यादा हो जाते हैं तो मायोमेट्रियम ज़्यादा सेंसिटाइज हो जाती है ऑक्सीटोसिन के लिए, और इस वजह से लेबर इंड्यूस होती है, फिर प्रोग्रेस होती है। तो जो अगर हम इसके रिसेप्टर का एंटागोनिस्ट देना शुरू कर दें तो वो क्या करेगा, ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर को एंटागोनाइज मतलब उसको ब्लॉक कर देगा जाकर, जिसकी वजह से फिर लेबर जो है ना वो रुक जाएगी। अच्छा, अब ओटोसिबान जो है वो ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर का एंटागोनिस्ट है, इसको एडमिनिस्टर किया जाता है। इसकी डोज डिपेंडेंट इनहिबिशन ये करता है, ज़्यादा डोज देंगे तो ज़्यादा इनहिबिशन हो जाएगी यूट्राइन कॉन्ट्रैक्टिलिटी की। और ऑक्सीटोसिन जो है उन्होंने प्रोस्टाग्लैंडिन भी रिलीज करवाने थे, तो जब हम ऑक्सीटोसिन का इनहिबिटर देते हैं या एंटागोनिस्ट देते हैं तो प्रोस्टाग्लैंडिन का रिलीज भी कम हो जाता है। इसकी एफिकेसी बहुत अच्छी है, बीटा सिम्पैथोमिमेटिक जितनी ही है, लेकिन बीटा सिम्पैथोमिमेटिक से रिलेटेड कुछ एडवर्स इफेक्ट हैं जो कि इसमें हमने देखे कि मिनिमम है, ठीक है, इसलिए इसको ज़्यादा यूज़ किया जाता है। चलें अब बात करते हैं जो कोर्टिकोस्टेरॉइड की। मैंने कहा था दो तरह की ड्रग्स जो है ना वो फीमेल को देनी है जो आपके पास प्रीमेच्योर लेबर के साथ आ गई है। एक तो उसको देनी थी टोकोलिटिक जो हमने सारी देख ली, दूसरा उसको देने होते हैं कोर्टिकोस्टेरॉइड। कोर्टिकोस्टेरॉइड जो है ना इनका बहुत ज़्यादा अच्छा इफेक्ट है प्रीटर्म के आउटकम पे। ये जो है ना एंटीनेटल कोर्टिकोस्टेरॉइड अगर दिए जाए, ये न्यूनेटल मोर्टेलिटी को भी बहुत रिड्यूस करते हैं। ये सिर्फ डिलीवरी को नहीं करते रोकते, ये न्यूनेटल मोर्टेलिटी को बहुत रिड्यूस करते हैं। ये रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम के चांसेस बहुत कम कर देते हैं, इंट्रावेंट्रिकुलर हैमरेज को इनहिबिट कर देते हैं, ठीक है। तो इनके बहुत सारे फायदे हैं कोर्टिकोस्टेरॉइड देने के। यूजुअली इनको 34 वीक से पहले अगर लेबर शुरू हुई है ना, 34 वीक से पहले, तो यूजुअली तब दिया रहता है 24 से 34 वीक के दरमियान। और इनमें जो है ना वो एक ही कोर्स कराना होता है, इनका एक ही डोज देनी होती है। देखा गया कि अगर ये नहीं है हम बार बार डोजेज दें इस चक्कर में कि ज़्यादा फ़ायदा हो, तो कोई खास फायदा नहीं होता, ठीक है। बार बार डोज देने का नुकसान ही होता है, रिपीटेड डोजेस देने से बर्थ वेट डिक्रीज कर जाता है, इसीलिए सिंगल डोज ही देनी है। इससे फीटल लंग मेच्योर हो जाएंगे, फीटल की ग्रोथ हो जाएगी, ऑर्गन सिस्टम मेच्योरेशन हो जाएगी, फीटल का ब्रेन डेवलप कर जाएगा, हैमरेज के चांसेस कम हो जाएंगे, इम्यून फंक्शन अच्छा हो जाएगा, हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एड्रिनोकोर्टिकल जो एक्सिस है वो डेवलप हो जाएगा। तो ये सारे पूछे जाते हैं, अगर पूछे ना भी जाए वाइवा में पूछे जा सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि स्टेरॉइड, हमें ये आ रहा होता है कि स्टेरॉइड देने से लंग मेच्योर होंगे, सिर्फ नहीं, स्टेरॉइड देने से सिर्फ लंग नहीं मेच्योर होते, स्टेरॉइड देने से बहुत सारे फायदे होते हैं। मोटेलिटी रेट कम करता है, फीटल का ब्रेन डेवलप करता है, फीटल का ऑर्गन सिस्टम फंक्शन इंप्रूव होता है, उसका हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी एड्रिनोकोर्टिकल एक्सिस डेवलप करता है। अब स्टेरॉइड तो बहुत सारे, हम कौन से यूज करते हैं एंटीनेटल में? एक बीटामेथाजोन है, एक डेक्सामेथाजोन है, इन दोनों को यूज किया जा रहा है, यानी इनमें से एक देना है। जो डेक्सामेथाजोन है उसमें एक सल्फाइड प्रिजर्वेटिव होता है, जिसको देखा गया कि वो थोड़ा बहुत न्यूरोटॉक्सिक हो सकता है, इसलिए उसको अवॉइड करते हैं। लेकिन बीटामेथाजोन में ऐसा कुछ नहीं है, उसको प्रेफर किया जाता है। अच्छा, अब वो कह रहा है वही जो बात मैंने आपको पहले बताई कि रिपीटेड डोजेस नहीं देनी, रिपीटेड डोजेस से बर्थ वेट डिक्रीज कर जाता है, ब्रेन का साइज भी डिक्रीज कर जाता है, और थोड़ी अब नॉर्मेलिटी आ सकती है न्यूरोनल डेवलपमेंट में, इसलिए आपने सिंगल डोज ही देनी है, सिर्फ एक डोज।
लास्ट एंटीबायोटिक्स है। एंटीबायोटिक्स क्या देनी चाहिए जो प्रीटर्म लेबर के साथ आ जाए? कोई ऐसा रोल नहीं है अगर तो मेम्ब्रेन इंटैक्ट है। अगर पीप्रोम नहीं हुआ, मैं आगे आपको जब पीप्रोम पढ़ाऊंगी ना तब मैं देखूंगी कि अगर रप्चर हो गया मेम्ब्रेन का तब हमें एंटीबायोटिक्स देनी है। बट यहाँ पर अगर रप्चर ही नहीं हुआ मेम्ब्रेन का, सिर्फ प्रीटर्म लेबर इंड्यूस हुई है किसी भी वजह से, तो तब आपको एंटीबायोटिक देकर देखी गई है, कोई हमें खातर ख्वाह फायदा नहीं हुआ, कोई अच्छा इफेक्ट नहीं आया, कोई फायदा नहीं हुआ, इसीलिए अब एंटीबायोटिक्स नहीं दी जाती। हाँ, अगर रप्चर हो गया मेम्ब्रेन का प्री मैच्योर प्री लेबर, तब देखा गया कि एरिथ्रोमाइसिन देने से बहुत अच्छे इफेक्ट आते हैं, इंप्रूव होता है जो आउटकम है। इसीलिए जो है वो अगर मेम्ब्रेन रप्चर के साथ फीमेल आई है तो एरिथ्रोमाइसिन का 10 डेज का कोर्स करवाया जाता है, ये ड्रग ऑफ चॉइस एरिथ्रोमाइसिन। लेकिन अगर वो इंटैक्ट मेम्ब्रेन के साथ आई है तब एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट का ऐसा कोई बेनिफिट नहीं है, कोई रोल नहीं है। तो यहाँ पर जो है वो पूरी मैनेजमेंट मैंने आपको डिटेल से करवा दी है प्रीटर्म लेबर की। अब नेक्स्ट वॉइस नोट में हमने बात करनी है डिटेल में प्रीप्रोम की, और साथ ही हमने देखना है कि प्रीटर्म डिलीवरी को हम वक्त से पहले प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इस फीमेल में प्रीटर्म डिलीवरी हो जानी है, और वक्त से पहले प्रिडिक्ट करने के बाद हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं क्या? तो ये हम चीज़ें देखेंगे।